स्वागत है सभी साथियों का बीएसटीसी पीटीटी की सेकेंड रीजनिंग पेपर मॉडल पेपर 2 के बारे में, जहां हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के लगभग संपूर्ण कोर्स पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं वो। और इसमें बस आपके टाइप वो ही रहता है रीजनिंग का। काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो रिपीट होते हैं, लेकिन उस चीज़ में ये रहते हैं कि टाइप आपका सेम रहता है। अगर इस टाइप की क्वेश्चंस आप करना जानते हैं तो फिर किसी भी क्वेश्चन से आप घबराएंगे नहीं और उस टाइप की क्वेश्चंस आप आराम से कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इस मॉडल पेपर 2 के बारे में, जहां महत्वपूर्ण सवाल भी लेंगे। कल शाम तक वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कल सुबह मैंने जब वीडियो अपलोड किया उसके बाद से लाइट आई नहीं, तो फिर मोबाइल डिस्चार्ज था, फिर अपलोड ही नहीं हो पाया वीडियोस, इसलिए शाम को वीडियोस नहीं आया। आज पूरी कोशिश करूंगा शाम तक। और आज जहाँ तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी, सीटिंग अरेंजमेंट और एक आपका कैलेंडर वाले दोनों टॉपिक शाम तक करवाने की पूरी कोशिश है। और एक आपका जो वैक्सीनेशन पर भी मैंने कल बोला लेकिन नहीं आ पाया, वो भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर 12 बजे तक ही मुझे कोशिश अपलोड कर दूंगा। और ये रीजनिंग का जो मॉडल पेपर 2 है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे जो आपके सीरीज से रिलेवेंट होंगे, एनालॉगी से रिलेवेंट होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहले क्वेश्चन से, और पहले क्वेश्चन से पहले हमारा एक मोटिवेशन है जो आपको जरूर सुनना चाहिए कि अभी तो मापी है 2 गज ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, हमें बहुत कुछ करना है, अभी तो जंग शुरू हुई है मेरे दोस्त। अभी भी आपके पास वक्त है, आप जंग जीत सकते हैं, इसीलिए जम के मुकाबला करिए। अभी भी आपके पास टाइम है, मात्र 20 दिन की मेहनत अगर आपकी रंग ला सकती है तो मेहनत जम के करिए। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 15 जनवरी 2004 को रविवार था तो 15 जनवरी 2003 को क्या वार होगा। इसमें ये क्वेश्चन क्यों दिया, इस चीज़ को भी समझना सबसे ज़रूरी बात है। 2004 लीप वर्ष होता है, लेकिन इसने जो सवाल दिया है वो 2004 की जनवरी से हमें वापस जाना पड़ेगा 2003 में, इसीलिए 2004 की लीप वर्ष इसमें शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2004 लगने से लीप वर्ष नहीं हुआ। जब 2004 की 29 फरवरी अगर कवर होगी तो ही वो लीप वर्ष होगा, वरना लीप वर्ष वो कवर नहीं होता है। इसमें 29 फरवरी कवर नहीं हो रही है 2004 के अंदर। 2004 से हम पीछे जा रहे हैं, जनवरी, फिर 2003 का दिसंबर, 2003 की नवंबर, फिर अक्टूबर, इस तरह से हो रहा है। इसीलिए 2004 लीप वर्ष है, लेकिन 29 फरवरी अंडर में नहीं आने की वजह से 2004 लीप वर्ष नहीं है। ये चीज़ भी आप मान सकते हैं। लीप वर्ष के मतलब कवर नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम लीप वर्ष नहीं कहेंगे, हालांकि होता 2004 लीप वर्ष है। ओके, अभी हमें कैसे निकालेंगे, हमें इतना तो पता है, आपने कैलेंडर पढ़ा है नॉर्मल, ये तो आपका रिवाइज हो रहा है नॉर्मल, कि अगर हम 1 तारीख से लेकर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर को जाते हैं तो हमारा एक भी बार चेंज नहीं होता है। 31 दिसंबर को मतलब 1 जनवरी को अगर रविवार था तो 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए आपके लिए। अगर वो लीप वर्ष है तो वहाँ पे, अगर यहाँ रविवार था तो यहाँ पे सोमवार हो जाएगा, एक वार आगे बढ़ जाएगा अगर लीप वर्ष है तो। अगर लीप वर्ष नहीं है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सिर्फ वही बार रहेगा जो 1 जनवरी को था, वही 31 दिसंबर को रहेगा। लेकिन अगर आपने अगले साल के 1 जनवरी को में प्रवेश किया तो वहाँ पे आपका एक वार है वो, मतलब एक दिन आगे बढ़ जाएगा। अगर यहाँ रविवार था तो यहाँ सोमवार हो जाएगा, अगर ये लीप वर्ष था तो यहाँ 2 दिन आगे बढ़ जाएगा और मंगलवार हो जाएगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इसी टाइप में क्वेश्चन आते हैं बीएसटीसी में, और ज़्यादा कोई इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, नॉर्मली सवाल आते हैं जो आप नॉर्मल अगर आप देखना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चंस का उत्तर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2003 से देखिए, 2004 की जनवरी को अगर 15 जनवरी को अगर रविवार था तो 2003 की भी 15 जनवरी को कौन सा वार होगा। आप अगर थोड़ा सा भी, मैंने अगर कोई चीज़ बताई है थोड़ी सी अगर आपने देखी है तो वो बता दीजिए। कि मैंने अभी बोला, मैं अगर बोलूँ कि 2003 की जनवरी को रविवार था, 2003 की 15 जनवरी को, तो 2004 की 15 जनवरी को क्या बार होगा। मैंने फिर से अभी बोला था कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2003 में एक भी दिन चेंज नहीं होगा। जब भी हम 1 जनवरी में 2004 में प्रवेश किया तो एक दिन आगे बढ़ गया, वही एक दिन 15 जनवरी तक चलता जाएगा, और अगर यहाँ रविवार था तो यहाँ सोमवार हो जाएगा। जिस साल की 1 जनवरी है उसी साल के अंतिम दिन तक कोई भी वार चेंज नहीं होगा, वही वार अंतिम दिन में रहेगा। लेकिन अगर दूसरे साल के अंदर हमने प्रवेश किया उसी टाइम एक दिन आगे सरक जाएगा। लेकिन अगर अब लीप वर्ष हुआ तो 2 दिन सरकेगा। यहाँ 2003 या 2004 यहाँ पे लीप वर्ष में कवर नहीं हो रहा है,
ठीक है, लीपर्स में कवर नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम लीपर्स में नहीं ले सकते, तो हमारा एक दिन ही चेंज होगा। अब ये आगे गया हुआ है, आगे मतलब रविवार गया हुआ है, तो एक दिन पीछे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, शनिवार। एक दिन पीछे पीछे आ जाएगा और शनिवार इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आई होगी। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, मतलब किसी भी साल का पहले दिन से अंतिम दिन तक कोई भी दिन आगे पाछे नहीं होगा, जो भी है वही रहेगा, एक भी दिन चेंज नहीं होगा। जब भी दूसरे साल में प्रवेश करेंगे तो 1 जनवरी के दूसरे साल को हमारा जो है वो एक दिन आगे मतलब बढ़ जाएगा, और वही ये इसमें हुआ। अगर यहाँ रविवार है तो यहाँ पे पीछे कौन सा था, शनिवार हो जाएगा, क्योंकि पीछे चलना है, आगे नहीं चलना। अगर यहाँ 2005 होता तो 2 दिन आगे जाते। क्यों जाते हैं, क्योंकि 2004 का लीप वर्ष यानी 29 फरवरी इसमें कवर हो जाता। वही चीज़ आपको समझनी है, वही चीज़ इसमें आपको देखनी है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इन सवालों से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है और आप ज़रूर इस चीज़ में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 में से 4 एक जैसे, 4 एक जैसे हैं, मतलब अच्छा इसमें ये से था 4 में से 3 एक जैसे हैं और इसीलिए इस समूह बनाते हैं। कौन सा, जो समूह का नहीं है। ठीक है, इसमें से चार ऐसे नाम दिए हुए जिसमें से एक उससे संबंधित नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कौन सा इससे संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन है तोता, कोयल और हंस और गीद। इसमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से अलग होगा। तो आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगाएंगे तो इसका उत्तर आसानी से दे जाएंगे, क्योंकि तोता, गीद और कोयल ये सभी एक मतलब पानी के जीव नहीं है, लेकिन हंस एक पानी में भी रहने वाला जीव है। दोनों का है, पानी का और बाहर का, इसीलिए इसका राइट उत्तर हंस हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र। इसका उत्तर आपको देना है हरियाणा, गुजरात और केरल और महाराष्ट्र। इसका उत्तर आपको देना है। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि तीनों चारों राज्य दिए हुए हैं। कभी कभार हमें आपको वो कई राजधानी दी जाती है तो हम उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देख पाएंगे कि हरियाणा, यहाँ पे केरल, गुजरात और महाराष्ट्र ये तीनों राज्य समुद्री तटीय राज्य हैं। इन केरल के भी समुद्र की सीमा लगती है, गुजरात के भी समुद्र की लगती है, महाराष्ट्र के भी समुद्र की लगती है, लेकिन हरियाणा के कोई समुद्र की सीमा नहीं लगने की वजह से इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा इसका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू, धनिया, अदरक और प्याज, इसका उत्तर देना है आपको। आलू, अदरक, धनिया और प्याज। देखिए आलू, अदरक और प्याज है, ये तीनों के तीनों ज़मीन के अंदर होते हैं, लेकिन धनिया एक मतलब पत्ते पेड़ या पेड़ के ऊपर लगता है, इसीलिए इसका जो राइट उत्तर है वो धनिया हो जाएगा। मैं यही चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस करिए, इस तरीके के क्वेश्चंस करिए, ताकि आप एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके के क्वेश्चंस करते रहिए। अब जो भी इसमें आ रहा है तो आप ये देख पाएंगे कि हमने कौन सा पार्ट अभी हमारा छूटा हुआ है, इसीलिए उस चीज़ पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से अलग कौन सा, ये चीज़ बतानी है आपको। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको अलग चीज़ बतानी है कि क्या चीज़ इसमें अलग हो रही है। आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है 140। यह भी सेम क्वेश्चन है कि इसमें से एक अलग है, एक और 2 है, वो मतलब 3 एक जैसे हैं और एक इसमें से अलग है, और अलग कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन है 140 और 45, 110 और 35, 100 और 30 और 80 और 25। आप थोड़ा सा देखिए इस चीज़ के बारे में तो आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 45 अगर इंटू 3 करेंगे तो हमारा हो जाता है लगभग 150 होता है। तो इसके अंदर अगर हम 45 इंटू अगर 3 करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 135 होगा, और अगर हम 135 में 5 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। अगर इसी तरह का सेगमेंट हमारा चलता रहता है तो हमारे यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन से उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यह है कि 110 और 35, अगर हम 35 को 3 से गुणा करते हैं और उसमें 5 जोड़ते हैं तो हमारे क्या उत्तर आता है। तो यहाँ पे 35 से 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 105 आता है, और प्लस 5 जोड़ देते हैं तो 110 आता है। यहाँ भी यह भी सही है, यह भी यहाँ पे सही ना सही बैठता है। ठीक है, और अगला और देख लेते हैं। अगले में और में क्या है कि 100 और 30, यहाँ पे 30 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 90 आते हैं, प्लस 5 करते हैं तो 95 आने चाहिए, यहाँ पे 100 आ रहे हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। 25 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 75, और
75 प्लस 5 करेंगे तो 80, यानी कि ये भी आपके सही है। ये तीनों एक जैसे हैं। इसका जो राइट उत्तर है वो 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका इसका एकदम परफेक्ट उत्तर आपका सी हो जाएगा। सी इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 3 है वो एक दूसरे जैसे हैं एकदम। अगर कि पहली संख्या को 3 से गुणा करके 5 जोड़ देते हैं तो उसका एकदम राइट उत्तर हो जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस बीएसटीसी में आते हैं और इन टाइप के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़े बहुत मतलब मुश्किल सवाल करने पड़ेंगे, इसीलिए इसका उत्तर है वो 3 नंबर हो जाएगा। आप आराम से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं हम गुणे वाला कोई पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ होता ही नहीं है। 133 अगर 98 को 98 से या 98 को 2 से किसी से गुणा करते हैं तो 133 तो आता ही नहीं है ना। 115 को 115 से या 115 को किसी ऐसी संख्या से गुणा करें कि 150 आ जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। इन दोनों का अंतर से भी ऐसा सवाल नहीं निकलता है। इसीलिए हमें एक पॉइंट इसमें मुझे ये लगता है कि अगर मैं 133 में से 98 माइनस करता हूँ तो इसमें से आता है आपका 35। अगर मैं 115 में से आपका 150 माइनस करता हूँ, 150 में से 115, तो यहाँ भी हमारे आते हैं 35। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे लग रही है कि ये हो सकती है। 188 में से 153 माइनस करता हूँ तो यहाँ भी आपके 188 में से 153 करते हैं तो भी 35 आता है। ठीक है, यहाँ भी 35 आता है। लेकिन यहाँ पे 182 पर 140 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे 42 आते हैं, 35 ना आके 42। इसलिए इसका उत्तर वो 3 नंबर राइट हो गया। 6 नंबर का भी आपका राइट उत्तर कौन सा हो गया? 3 नंबर हो गया। आप इस टाइप के क्वेश्चंस देख लेना, आप आराम से इसको कवर कर जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करिए, सफलता मिल जाएगी। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 12 का 96, 13 117, 16 128 और 15:120। इसका उत्तर आपको देना है, क्या होगा और किस तरह से होगा। आप थोड़ा सा माइंड लगाइए और इसका उत्तर आप आसानी से देख सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक एक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 12 और 96 में क्या लॉजिक लग रहा है, और 15 और 120 में कौन सा लॉजिक लग रहा है। 15 और 20 में तो 195 का अंतर है, वहाँ पे 12 और उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे देखेंगे 12 इंटू अगर हम 8 करते हैं तो आता है 96, और 15 इंटू 8 करते हैं तो आता है 120। जी एकदम ट्रिक सही बैटरी हमारी। 16 इंटू 8 करते हैं तो 128। जी एकदम परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे 13 इंटू कितना करें, 13 इंटू 9 करते हैं तब 117 आता है। इसीलिए इसका जो राइट उत्तर है वो बी ऑप्शन हो गया है, एकदम परफेक्ट। बी ऑप्शन इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया है। आप सभी को यही चीज़ देखनी है, इसी टाइप के क्वेश्चंस करते रहना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन टाइप के क्वेश्चंस का ऐसा ही रहता है, और इस टाइप के आप क्वेश्चंस आराम से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 15 और 46, 12 और 37, 9 और 28 और 8 और 33। इसका उत्तर आपको जल्दी से देना है। इसका उत्तर क्या होगा आप साथ में करते रहिए ताकि आपको भी पता चल सके। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे 15 और 46 में अंतर कहीं ना कहीं अगर फिक्स आता तो भी थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। 15 गुणा 30, 45 और 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे देखिए 15 को 3 से गुणा करके प्लस 1 करते हैं तो आता है 46, और अगर मैं 12 को 3 से गुणा करता हूँ तो 12 36 और 1 37। ये भी सही है। 12 इंटू 3 प्लस 1 करते हैं तो 37। इसके बाद 9 3 27 और 1 28। ठीक है, यही ट्रिक यहाँ पे लगती है। ये तीनों सही है, लेकिन यहाँ आप 8 3 24 और 1 25 उत्तर आना चाहिए था इसमें, है ना। यहाँ 33 आ रहा है, यहाँ पे आपका 33 उत्तर आ रहा है। इसीलिए इसका जो राइट उत्तर है 8 3 24 और 1 25 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 33 लिखा, इसीलिए इसका राइट उत्तर आपका 4 नंबर एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इन पॉइंट को समझना, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, और कुछ लोग बोलेंगे टफ है, कुछ लोग सरल बोलेंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत सरल है, और जिन्होंने अभी तक किताब ही को खोली नहीं भी लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये, मान सकते हैं। महाशिवरात्रि का विद्यार्थी से जो ही संबंध है वो महाविद्यालय का विद्यार्थी से वही संबंध है जो अस्पताल का किससे हैं। आप बता सकते हैं महाविद्यालय में कौन रहते हैं? विद्यार्थी। तो अस्पताल में कौन रहेंगे? अगर यहाँ टीचर होता तो यहाँ डॉक्टर हो जाता,
अगर यहाँ पे कोई सहायक होता तो नर्स हो जाता, यहाँ पे कुछ ऐसी सामग्री होती जो विद्या हमारे स्टूडेंट से लर्न होती तो इलाज हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे विद्यार्थी दिया है तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर रोगी हो जाएगा। ठीक है, महाविद्यालय में विद्यार्थी रहते हैं और अस्पताल में रोगी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। सिग्नल, ट्रैफिक, बांध, नदी, लेंस, प्रकाश, दरवाजा, मकान, ऑपरेशन और डॉक्टर। जी, इसका उत्तर आप सभी को देना है। देखिए, सिग्नल क्या किस लिए लगाते हैं? जब वो लाइट लाल लाइट आ जाती है तो यहाँ से गाड़ियाँ आनी शुरू बंद हो जाती है, मतलब रुक जाती है। तो ट्रैफिक को मतलब रोकने के लिए क्या होता है? सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? ट्रैफिक को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिग्नल का प्रयोग करना पड़ता है। तो क्या प्रकाश को रोकने के लिए लेंस का प्रयोग करते हैं? नहीं जी। क्या दरवाजे को रोकने के लिए मकान का प्रयोग करते हैं? मकान को रोकने के लिए दरवाजे का प्रयोग करते हैं? नहीं। ऑपरेशन, डॉक्टर को रोकने के लिए ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं? नहीं। तो नदी को रोकने के लिए हम बांध का प्रयोग करते हैं। इसका जो राइट उत्तर है वो 1 नंबर हो गया। एकदम आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। नॉर्मल से सवाल है, एकदम परफेक्ट तरीके से इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। टाइप यही रहने वाला है क्वेश्चंस का, आसानी से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी एक संकेत में फिश को EHRG लिखा जाता है, उसी संकेत में JUNGLE को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसमें देखना कि एफ फिश को EHRG लिखा जाता है। ठीक है, F6 पे आता है, E5 पे आता है, यानी एक माइनस हो रहा है यहाँ पे। F से कम E हो गया, I से पहले H आ गया, S से पहले R आ गया और H से पहले G आ गया, यानी एक एक कम हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे भी हम देखें कि एक एक कम करने से हमारा उत्तर आ रहा है, एक नहीं आ रहा है। देखिए, J से एक कम करेंगे I आ जाएगा, U से एक कम करेंगे T आ जाएगा, क्योंकि U 21 पे होता है, T 20 पे होता है। N से एक कम करेंगे M आ जाएगा, G से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। तो इन 4 वर्णों से ही आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये ITN आ गया, ITM आना चाहिए, ये कट गया, TI ये भी कट गया, K से स्टार्ट होगा ही नहीं, और इसका राइट उत्तर 4 नंबर आ जाएगा, ITMFKD। जी हाँ, एकदम नॉर्मल सा है और आसानी से इसका उत्तर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है? जी, आप इसका भी आसानी से उत्तर दे सकते हैं, मैंने इसका करवाया भी था। और देखिए, ऊपर से गोविंद का 6 स्थान है, 6वां स्थान है, और कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, यानी +7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। तो गोविंद मतलब गोविंद ऊपर से तो 6वें स्थान पर है यहाँ पे, लेकिन कृष्ण पूछा है 7 स्थान नीचे, यानी कृष्ण आ गया 13 नंबर पर। कृष्ण कितने नंबर पर आ गया? 13। इसको मैंने करवाया, आपने नहीं देखा तो देख लेना। 35 माइनस 13 करेंगे तो, क्योंकि मैंने बताया था कि टोटल संख्या दी हुई है और एक तरफ का स्थान दिया हुआ है, तो -1 करके +1 जोड़ देंगे। माइनस जितनी एक तरफ का स्थान है वो माइनस करेंगे, उसके बाद +1 जोड़ देंगे। तो 35 में से 13 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा, 22 में 1 जोड़ देंगे तो इसका राइट उत्तर 23 आ जाएगा। यानी कृष्ण का नीचे से स्थान 23वां होगा, ऊपर से 13वां स्थान होगा। इसका राइट उत्तर आपका 23 हो जाएगा, 4 नंबर। राइट उत्तर आपका इसका 23 हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीटा की ओर बताते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माता का पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, रीटा का निखिल से क्या रिश्ता है? इसका उत्तर आपको देना है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं आसानी से। रीटा की ओर बताते हुए निखिल ने कहा, यानी ये एक रीटा खड़ी है, यहाँ पे निखिल खड़ा है। निखिल ने रीटा की ओर बताते हुए कहा, मैं उनकी माता यानी रीटा की माता का पुत्र यानी रीटा का भाई का पुत्र यानी रीटा के भाई का इकलौता पुत्र, यानी इसका बाप रीटा का भाई, इसका पिता है वो रीटा का भाई है। रीटा का निखिल से क्या संबंध है? रीटा इसके बुआ लगेगी, बुआ। रीटा के मैं उनकी माता यानी रीटा के माता का माता के पुत्र, यानी मेरे पापा का मैं इकलौता पुत्र हूँ, इसीलिए निखिल है वो रीटा के क्या लगेगा? भतीजा, और रीटा इनके बुआ लगेगी। ठीक है, राइट उत्तर आपका बी हो गया। एकदम आराम से आप इसको देख सकते हैं, समझ में ये आ जाता है आसानी से ही, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है इसमें तो, रिश्ते वालों के अंदर तो, क्योंकि ये बताता है ना, इस आसानी से लिखा होता है इसके अंदर, तो आप नॉर्मल से निकाल सकते हैं। रीटा की माता मतलब दादी, दादी का पुत्र मेरा पिता, और पिता का पुत्र मैं हो गया, और मेरे क्या लगेगी? मेरी बुआ ही लगेगी रीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए अक्षर समूह में किस स्थान पर कौन सा वैकल्पिक समूह तर्क संगत है? इस क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, कौन सा इसमें तर्क संगत होगा। इसके अंदर क्या आएगा? आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादातर ये होता है कि इसमें हम ऑप्शन अगर इन संख्या गिन लेते हैं तो ये आसान हो जाता है। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 संख्या आती हैं। ठीक है, लगभग 17 के करीब इसमें संख्या आती हैं। कहीं ना कहीं इसका जोड़ा बन रहा है,
ठीक है ना, इसमें एक जोड़ा बन रहा है, इसीलिए इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं नॉर्मल से तरीके से। इनका यहाँ पे ये एक अलग जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे ये एक अलग जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे एक अलग जोड़ा बन रहा है। इस टाइप के अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए तो ये भी कर लेना है आपको। क्वेश्चन है ए बी, यहाँ पे खाली स्थान है वाई, ए बी सी यहाँ पे खाली स्थान, उसके बाद एक्स वाई, यहाँ पे ए बी सी डी ई भी है। तो थोड़ा सा आप इन पर गौर करेंगे, यहाँ पे ए बी पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ए बी सी पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर ए बी सी डी ई पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं सी आया तो यहाँ पे डी आना चाहिए, ए बी सी डी डी तक तो यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे ए बी आया सिर्फ, यहाँ पे ए बी सी डी आएगा, यहाँ पर ए बी सी डी ई तक आया है, तो बीच में तो डी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका कट गया। अब यहाँ पे हम सी रखेंगे तो यहाँ का एक्स वाई और अंतिम का ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, फिर ये तो एकदम मतलब मैच नहीं करेगा, ये तीनों एक दूसरे के मैच करने चाहिए। अगर यहाँ पे हम जेड रखें तो ये होता है ए बी जेड वाई, यहाँ पे हमने डी रख दिया, ओके। यहाँ पे ए बी सी डी एक्स वाई, यानी यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, एक्स जेड से वाई आ रहा है या एक्स से वाई पर जा रहे हैं, और वहाँ से वी पर वी से -1 होना चाहिए, मतलब यू होना चाहिए। तो इसका राइट उत्तर आपका ये हो गया। यहाँ पे हम संख्या अगर लिखना चाहें तो एकदम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसका राइट उत्तर आपका 1 नंबर हो गया। ये क्वेश्चन आपको आराम से और कहीं बैठ के एकदम ध्यान से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं बहुत सारे आ जाते हैं। जेड और यहाँ पे आ जाएगा डी, और यहाँ पे आ जाएगी आपके यू, तो ये बनेगा ए बी जेड वाई, ए बी सी डी एक्स वाई और ए बी सी डी ई वी यू, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, आप नॉर्मल से अगर आप देखेंगे तो कर लेंगे, और ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह में अन्य से अलग विकल्प है, यानी आपके 3 एक जैसे हैं और एक अन्य मतलब अलग है। ऑप्शन है 4 3 2 1, 7 6 9 3, 4 2 3 2 और 5 6 9 8। इसमें आप देखना चाहेंगे कहीं ना कहीं ऐसे सवाल के अंदर गुणा तो ज़्यादातर नहीं होता है, क्योंकि बड़े सवाल हो जाते हैं, इसमें जोड़ वाला पॉइंट लगता है। तो आप देख सकते हैं, देखिए 4 3 2 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 10 आता है, यहाँ पे 7 6 9 3 आता है, लगभग 25 आता है। तो हमें यहाँ पे अगर हम 10 आता है, 4 2 और 3 2 कितने होते हैं, 4 2 6 और 3 2 5 11, यानी कि जोड़ वाला पॉइंट तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। जोड़ वाला पॉइंट आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि जोड़ वाला 3 एक जैसे होने ही चाहिए, वरना फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखना चाहेंगे, यहाँ पे अगर संख्या देखेंगे तो 4 3 2 1 यानी एक एक संख्या आ रही है, 7 6 9 3 एक एक संख्या आ रही है, 4 2 3 2 यहाँ पे 2 बार 2 आ गया है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट मिलता है कि किसी अन्य में एक जैसी 2 संख्या नहीं है, लेकिन इसमें एक जैसी 2 संख्या, इसीलिए इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आप अपने माइंड से अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल से सवाल इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो राइट उत्तर है आपका वो हो गया 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान के स्थान ख स्थान से 40 मीटर उत्तर में है, क्या है? ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप देखना चाहेंगे, क स्थान ख स्थान से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, क स्थान ख स्थान से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, कौन सा स्थान? क स्थान, किससे? ख स्थान से। कितना मीटर? 40 मीटर। फिर बोल रहा है कि ज्ञ स्थान ख स्थान से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, कौन सा स्थान? ज्ञ स्थान, किससे? ख स्थान से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में। फिर बोल रहे हैं कि ज्ञ स्थान क स्थान से किस दिशा में? ज्ञ स्थान क स्थान से पूर्व दिशा की ओर है, और इसमें हमारा ऑप्शन है वो ए नंबर राइट हो गया। आप आसानी से देख सकते हैं, क स्थान ख स्थान से किस तरफ है? दक्षिण पश्चिम में। ओके, इसके बाद बोला ज्ञ स्थान ख स्थान से दक्षिण पूर्व में, जी हाँ। उसके बाद क और ज्ञ स्थान है वो क से किस दिशा में? पूर्व दिशा की ओर है। ये कॉमन सेंस के सवाल होते हैं, और इसमें कोई ज़्यादातर वो मोड नहीं होता है कि हम कोई स्पेशल ट्रिक करें तो ही इसके सवाल के जवाब निकल सकते हैं, कोई नहीं है इसके। तो थोड़ा सा माइंड आप लगाएंगे तो आसानी से निकल जाएंगे। रीजनिंग में लगभग 40 क्वेश्चन लॉजिक के 20 क्वेश्चन लॉजिक के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके माइंड मैप पर आधारित होंगे, जिसमें कि आपका माइंड काम करता है, तो नॉर्मल तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है? दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है? ऑप्शन है 4 12 36 और 108। इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, ठीक है।
थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, आप बोलेंगे 8 का। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 24 का। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, लगभग आपका, तो यहाँ पे उत्तर आ रहा है 72 का। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, मैं आपको इसका बता देता हूँ उत्तर ही। एक मिनट, स्पेस बहुत कम होने की वजह से थोड़ा देखना होता है। ठीक है, 4 इंटू अगर हम 3 करेंगे तो 12 आएगा, 12 इंटू 3 करेंगे 36, 36 इंटू 3 करेंगे तो 108, 108 इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 करके देखो आप, 8 3 24 का 4 और हंसल गई 2, इसके बाद 2 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 0 से 3 को गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 3 एकम 3, 324 इसका उत्तर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन इसका एकदम राइट उत्तर हो गया है। ठीक है, हर किसी को 3 से गुणा करना है। नेक्स्ट वाली संख्या आ रही है, 4 को 3 से गुणा किया 12 आ गई, 12 को 3 से गुणा किया 36 आ गई, 36 को 3 से गुणा किया 108 आ गया, 108 को 3 से गुणा किया 324 आ गया। इस तरह से हम चलते रहेंगे। अगर हम कितनी भी लंबी सीरीज पूछी जाए, अगर हमें लॉजिक पता है हम आसानी से निकाल सकते हैं, और इसका लॉजिक यही लग रहा है, 3 से गुणा 3 से गुणा 3 से गुणा, इस सभी को 3 से गुणा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताइए। कार्डियोलॉजी हार्ट होता है, कार्डियोलॉजी क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी का जो संबंध हार्ट से, हार्ट यानी होता है आपका हृदय, हृदय। ठीक है, कार्डियोलॉजी का संबंध किससे होता है, हृदय से संबंधित होता है, हार्ट से संबंधित होता है। जूलॉजी का संबंध किससे होता है, जूलॉजी का संबंध आपका किससे होगा, तो एनिमल से होगा, यानी एनिमल्स यानी आपका प्राणियों से होगा। जूलॉजी, जूलॉजी हम नहीं पढ़ते हैं क्या, एनिमल्स यानी आपके प्राणी, जो भी हमारे जीव जंतु आते हैं उसके बारे में जानकारी आपका जूलॉजी देता है। कार्डियोलॉजी हार्ट के बारे में जानकारी देता है। तो ये इसका जूलॉजी है वो एनिमल्स, इसका राइट उत्तर हो गया है। ठीक है, जूलॉजी हमें एनिमल्स के बारे में जानकारी देता है और कार्डियोलॉजी हार्ट के बारे में जानकारी देता है। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का आप उत्तर देना है सभी को। ऑप्शन है, नीरसता का विविधता से क्या संबंध है, वही अपव्यक्ता का किससे संबंधित होगा। तो आप यहाँ पे ये देखना, हिंदी के वर्ड आ गए। नीरसता का विलोम विविधता होता है, अपव्यक्ता का विलोम परिष्करण होता है। अगर ये चीज़ें आपको याद है तो ही उत्तर दे सकते हैं, वरना इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। नीरसता का विलोम विविधता है, अपव्यक्ता का विलोम परिष्करण है। इसका राइट उत्तर परिष्करण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्क्यूपाइन, पोर्क्यूपाइन का रोडेंट और मिल्ड्यू का क्या संबंध होगा। पोर्क्यूपाइन, पाइन का मतलब होता है रोडेंट और मिल्ड्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका उत्तर आप सभी को देना है। तो आप देखेंगे कि पोर्क्यूपाइन एक रोग होता है जो रोडेंट से होता है, जबकि मिल्ड्यू भी एक रोग होता है जो किससे होता है, फंगस से होता है, फंगस से होता है मिल्ड्यू। तो इसमें भी अगर आपको थोड़ी बहुत पता है तो ये उत्तर दे सकते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि रीजनिंग के अंदर 1-2 सवाल ऐसे मुश्किल आते हैं, ज़्यादातर मुश्किल नहीं आते हैं और आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश और सुरेश भाई भाई है, राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध होगा। देखिए, रमेश और सुरेश भाई भाई है, रमेश और सुरेश भाई भाई है, गीता और राखी आपस में बहनें हैं, यानी गीता और राखी आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, रमेश का लड़का गीता का भाई है, मतलब गीता भी रमेश की बेटी है और राखी भी रमेश की बेटी है। राखी भी रमेश की बेटी है और गीता भी रमेश की बेटी है, क्योंकि रमेश का लड़का गीता का भाई है। आपके पापा का लड़का आपका भाई है, तो आपके पापा और वह सेम हो गए ना। रमेश का लड़का गीता का भाई है और गीता ही रमेश की पुत्री है, राखी भी रमेश की पुत्री है। रमेश का लड़का गीता का भाई है। बताइए कि सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। सुरेश और राखी का चाचा भतीजे की संबंध है, चाचा और भतीजे का। इसका राइट भतीजी का, तो इसका राइट उत्तर 3 नंबर हो गया, चाचा लगेंगे। क्या लगेंगे, सुरेश राखी के चाचा लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ABEF का क्या संबंध है, वही नीचे होना चाहिए आपका इसमें संबंध। देखिए, ए और बी में क्या संबंध है। अगर हम सीधा देखें कि ए के बाद बी आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है, तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन कटने वाला नहीं है, सभी ऑप्शन सही होने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ए कितने पे आता है, ए 1 पे आता है, ई 5 पे आता है, दोनों का अंतर 4 का है। बी 2 पे आता है, एफ 6 पे आता है, तो दोनों का अंतर 4 का है, वही इसमें होना चाहिए। ई 5 पे आ रहा है, जी 7 पे आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, दोनों का अंतर नहीं होगा। सी 3 पे आ रहा है, जी 7 पे आ रहा है, 3 और 7 का अंतर 4, ठीक है। डी
4 पे आ रहा है, एच 8 पे आ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है? तो ये आपका सही हो रहा है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर है। लेकिन फिर हम एल और ओ को देखते हैं। एल 12 पे आ रहा है, ओ 15 पे आ रहा है, तो यहाँ पे 3 का अंतर है। एम 13 पे आ रहा है, पी आपका 16 पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 3 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। इसका राइट उत्तर आपका बी हो गया। सी और डी, जी और एच। सी से जी से, सी आपका 3 पर, जी 7 पर है, तो दोनों का अंतर 4। डी 4 पर है और एच 8 पर है, दोनों का अंतर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा FREQUENT ऐसे शब्द हैं जिनके अक्षर युग्म हैं, जिनमें प्रत्येक के बीच में आगे और पीछे दोनों ओर से उतने ही अक्षर हैं, या दोनों ओर से, ठीक है, जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं। जैसे हमारी ABCD होती है ना, उसी तरीके से इसमें अंकों का अंतर होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से देखें, एफ से शुरू करते हैं, तो EFGHIJKL और M, यहाँ पे एक भी वर्ण सही जगह पे नहीं मिला है। उसके बाद हम आर से शुरू करते हैं, RSTU, यहाँ नहीं, आर और यू मिल गया। आर और यू दोनों वही स्थान पर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में होने चाहिए, ठीक है। बीच में कोई भी अक्षर है, कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से यानी लाइन वाइज होना चाहिए। उसके बाद EFGHIJ, यहाँ पे कुछ भी वर्ण नहीं मिल रहा है। क्यू के बाद तो मिलेगा ही नहीं, क्यू के बाद तो कैसे मिलेगा। और यू, क्योंकि क्यू के बाद तो QRST आता है, तो यहाँ पे टी बहुत दूर है। यू के बाद UVWX, यहाँ पे कोई वर्ण ही नहीं है। ई के बाद EFGH, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। MN कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब पीछे से देखना है हमें वापस, ठीक है। एक वर्ण मिला अभी, R और U, ठीक है, R और U का जोड़ा मिला है। पीछे से देखते हैं, TUVWXYZ कुछ नहीं है। NOPQ, यानी N और Q मिला है। NOPQ, N और Q मिला है। EFGHIJ कुछ नहीं है। UVWXYZ कुछ नहीं है। OPQR कुछ नहीं है। EFG कुछ नहीं है और RST कुछ नहीं। इसलिए 2 वर्ण मिले हैं, एक RU और एक NQ। तो इसमें जो राइट उत्तर है वो 3 नंबर हो गया। कौन कौन से? आर और कितने वर्ण मिल रहे हैं हमें? दो जोड़े मिल रहे हैं। कितने जोड़े मिल रहे हैं? 2 जोड़े मिल रहे हैं। इसीलिए इसका राइट उत्तर आपका 3 नंबर हो जाएगा। ये सभी कॉमन सेंस के सवाल हैं और इस टाइप की ज़्यादातर सवाल आ जाते हैं जो आप आसानी से इसमें कर सकते हैं, एकदम नॉर्मल तरीके से, कोई ज़्यादा बिना बर्डन के, ठीक है, एकदम नॉर्मल तरीके से। क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि बरसात को जल कहा जाए, जल को सड़क कहा जाए, सड़क को बादल कहा जाए, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को पराडंडी कहा जाए, तो वायुयान कहाँ उड़ेगी? देखिए, बरसात को जल कहा जाए, जल को सड़क कहा जाए, सड़क को बादल कहा जाए, बादल को आकाश कहा जाए और आकाश को समुद्र कहा जाए, तो समुद्र को परडंडी कहा जाए, तो वायुयान कहाँ उड़ेंगे? हमारा वायुयान कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है। आकाश को हम यहाँ का क्या कह रहे हैं? समुद्र कह रहे हैं। तो वायुयान कहाँ उड़ेगा? समुद्र में ही उड़ेगा। और इसका राइट उत्तर आपका 2 नंबर हो गया, समुद्र। ये ऐसे सवाल हैं जो एकदम आसान होते हैं, हमारे कॉमन सेंस पर आधारित होते हैं, इसमें कोई ट्रिक लगती नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे सवाल आप कर जाएंगे। मैंने जहाँ तक पूरी कोशिश की है ऐसे सवाल करवाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं। दीपक पूर्व दिशा में 75 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। दीपक पूर्व दिशा में 75 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलता है और बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है। जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया वहां से अब कितनी दूरी पर है? देखेंगे तो इतना ज़्यादा बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन बहुत ही नॉर्मल सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है ये। देखिए, सबसे पहले तो हमें दिशा तो पता है ही, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ठीक है। ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व हो गई, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इसको चलाना किस दिशा में? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर हमने 75 किलोमीटर चला दिया। फिर बाएं मुड़ा। बाएं आपको पता होना चाहिए, अगर हम इस दिशा की ओर जा रहे हैं तो बायां हमारा किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा और दायां नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो दायां बाएं तरफ में मोड़ दिया उसको, बाएं तरफ मुड़ा दिया और वहाँ से 25 मीटर चलने के बाद यहाँ पे 25 मीटर चलवाया और 25 मीटर चलने के बाद पुनः बायां मुड़ा, तो इस तरफ ही होगा। पुनः बायां वापस इस तरफ हो गया। बाएं मुड़कर वापस वो 40 किलोमीटर चला। कितने मीटर? 40 मीटर चला। और फिर बाएं मुड़कर वो 25 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ा और वापस इसी सड़क पे आ गया 25 मीटर चलकर, ठीक है। 25 मीटर सीधा चलता और जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया, देखिए वो यहाँ से यहाँ पे गया, वापस वहाँ पे गया, वापस यहाँ पे 40 मीटर आ गया, वापस यहाँ पे आ गया। अब वापस यहाँ पे आ गया ये आदमी, ठीक है ना। यहाँ पे खड़ा था, 75 किलोमीटर थी, लेकिन वहाँ से आप 40, ये दोनों तो भूल ही जाइए क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही कट गए हैं।
फिर 40 गया, फिर 25 गया, 25 वापस आ गया, यानी 25 तो हट ही गया है। 40 थी, 75 में से आप 40 निकाल देना, क्योंकि 40 गया था फिर वापस 40 आ गए, हमारी इसी सड़क पे आ गया। अब 40 75 में से आप निकाल देंगे तो कितनी बचेगी आपके सामने, वही इसका उत्तर होगा। और इसके अंदर राइट उत्तर आपका 35 हो जाएगा। अगर आप 75 में से 40 निकालेंगे तो कितने किलोमीटर बचेगा, सॉरी कितने मीटर बचेगा, 35 मीटर इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर आपका कितना हो गया, 35 मीटर हो गया। चाहे शायद आपको समझ में आ गया, 75 फिर वापस 25 इस तरफ गया, 40 वापस आया और फिर वापस 25 आ गया और यहाँ पे आ गया। और इसमें से यहाँ पे ये 40 मीटर थी, क्योंकि ये भी 40 थी तो यहाँ 40 थी, 75 माइनस 40 कितने आ जाएंगे, 35। 35 इसका एकदम राइट उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा। किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा। ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार। जल्दी से इसका उत्तर देना है। जी हाँ, अभी मैंने समझाया था पहले ही सवाल के अंदर कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम 31 तारीख तक का सेम दिन होगा, लेकिन जैसे ही हम दूसरे साल में प्रवेश करेंगे हमारा एक दिन आगे चला जाएगा। ये बोल रहा है किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है, यानी 1 जनवरी को रविवार है तो दूसरे वर्ष के पहले दिन को मैंने बोला एक दिन आगे जाएगा और वो हो जाएगा सोमवार। अगर लीप वर्ष होता तो 2 दिन आगे जाता और वो मंगलवार हो जाता। लीप वर्ष होता तो लीप वर्ष कौन से होते हैं, लीप वर्ष वही होते हैं जिसमें 4 का भाग जाता है। ठीक है, जैसे 2000 हो गया, 2000 आपके 4 हो जाएगा, 2008 हो गया, 2012, 2016, 2020। ठीक है, ये लीप वर्ष होते हैं, 4 साल में एक बार आती है। जिसमें 29 फरवरी होती है वही लीप वर्ष होता है। ठीक है, यह चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है। और इसका राइट उत्तर सोमवार हो गया। मैं फिर से ही बोल रहा हूँ, किसी भी साल का पहला दिन और किसी भी वर्ष का अंतिम दिन सेम होगा और जैसे ही हम दूसरे में प्रवेश करेंगे हमारा एक दिन आगे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमने बहुत सारे ऐसे सवाल देखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है कि आप भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी इस एग्ज़ाम में आसानी से सफल हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। ये नहीं कहता हूँ कि हर क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें क्वेश्चन एज इट इज़ भले ही वैल्यू ना मिलती हो, लेकिन क्वेश्चंस का जो टाइप है वो एज इट इज़ मिल जाता है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और अभी आपके पास टाइम है और आप 10 तारीख तक आराम से रीजनिंग कवर कर सकते हैं। और भी अगर कोई क्वारीज है, कमेंट है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। और कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना है। आज के लिए बस इतना ही। कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पढ़ते रहिए। ओके।